ऐसे हो सब, स्टार्ट करें क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पढ़ रहे हैं आईवीटी थ्योरम। इसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। वैल्यू थ्योरम क्या होती है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये यह कहती है कि एक फंक्शन है हमारे पास, क्लोज इंटरवल ए बी टेंस टू आर इज डिफरेंशिएबल एंड f dash a is not equal to f dash b and k is any number. Between f dash a and f dash b, then there exist एक ऐसा c ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट f dash c is equal to k। इस बात का क्या मतलब निकला? इसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते हैं। देखो, ये f dash a इज नॉट इक्वल टू f dash b है। इसका मतलब ये तो हुआ या तो f dash a बड़ा है, f छोटा है f dash b से, या f dash a बड़ा है f dash b, है ना। दोनों इक्वल तो नहीं है। इक्वल नहीं है तो इनके बीच में कोई ना कोई k नंबर होगा। यहां हमने लिखा है k इज एनी नंबर, जो कि रियल नंबर है। f dash a एंड f dash b के बीच में कोई ना कोई रियल नंबर है, तो देन एक ऐसा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर जरूर एग्जिस्ट करेगा कि f dash c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। ये c पे वैल्यू के, उस c की इमेज क्या आएगी, डेरिवेटिव के अंदर k आएगी। ठीक है, आगे चलो और प्रूफ समझते हैं। प्रूफ देखो इसका, फंक्शन डिफाइन किया हमने, ए जी कोई हमने फंक्शन ले लिया, क्लोज इंटरवल ए बी से आर में डिफाइंड है। जी एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया, यहां एफ एक्स माइनस के एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस के। ये हमने एक फंक्शन डिफाइंड किया था जी एक्स, और ये जी एक्स कैसा फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन यहां क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कॉन्टिन्यूस है एंड ओपन इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएबल है। इसको हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ए जी डैश ए पे वैल्यू एफ डैश ए माइनस के, और जी डैश बी पे वैल्यू एफ डैश बी माइनस के। ये दोनों जी डैश ए जी डैश बी दोनों अपोजिट साइन के हैं, एंड जी डैश बी आर ऑपोजिट साइन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये तो हो गया कि जी डैश ए जी डैश बी लेस देन 0, और हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, और ओपन इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएबल भी है ये जी एक्स फंक्शन, और साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाय डार्बोक्स थ्योरम देयर एग्जिट एक सी ओपन इंटरवल ए बी के अंदर जरूर एग्जिट करेगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू, यहां हमारा फंक्शन जी था तो जी डैश सी इक्वल टू 0। यहां वैल्यू पुट करोगे आप x इक्वल टू सी,
तो क्या बनेगा, यहाँ भी तो सी आएगा, तो इक्वल में क्या आया, जी डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश सी माइनस के इज इक्वल टू के। ये तो हमें प्रूव करना था, हमारी वैल्यू आ गई एफ डैश सी इज इक्वल टू के, मतलब डेरिवेटिव के अंदर सी की इमेज क्या आएगी, के आएगी। और नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, लगा के और लिखो कि द इमेज अंडर एफ and the image of I on I is या तो सिंगलटन है, आइदर सिंगलटन या इंटरवल। देखो ये फंक्शन है, इसकी इमेज जी डैश सी, जो हमारा ये फंक्शन आया है यहाँ एफ डैश सी, इसके ऊपर विचार करो कि एफ डैश सी की, एफ डैश लिख लेना यहाँ, एफ डैश की ऑन आई या तो सिंगलटन होगी या इंटरवल होगी। इसकी इमेज क्या क्या हो सकती है, एक एग्जांपल, एफ एक्स यदि 3x प्लस 1 हो तो एफ डैश की इमेज क्या है, सिंगलटन है ना, सिंगलटन है इसकी। यदि फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू हो एक्स स्क्वायर और इंटरवल -1 से 1 में, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2x। यहाँ इमेज क्या आएगी एफ डैश एक्स की, -2 से 2 आ रही है, मतलब या तो इसकी इमेज एफ डैश सी की इंटरवल आई के अंदर है, ये आई इंटरवल माना है हमने, यहाँ क्लोज इंटरवल है और हमने लिखा है कि इंटरवल आई के अंदर या तो इमेज इसकी एफ डैश एक्स की फंक्शन की या तो सिंगलटन होगी या इंटरवल होगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और करके देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, इफ यदि एफ डैश 1 पे इमेज क्या आ रही है 2, एफ डैश 3 पे इमेज आ रही है 5, देन विच इज ट्रू, एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 फॉर देयर एग्जिट सी इस ओपन इंटरवल 1 3 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 4, एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस और नन। अब इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास इंटरवल क्या था 1 3, हमारा फंक्शन 1 3 में डिफाइंड हो रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है 1 और 3, ठीक है। और एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 3 नहीं है ना, इसकी वैल्यू, इसकी इमेज क्या आ रही है एफ डैश 1 पे 2, यहां पे वैल्यू क्या आ रही है एफ डैश 3 पे 5, दोनों इक्वल तो नहीं है। बाय आईबीटी थ्योरम, देयर एग्जिट एक ऐसा सी ओपन इंटरवल 1 3, यहां इंटरवल क्या था 1 3 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 4, ये ऑप्शन करेक्ट है ना। देयर एग्जिट एक ऐसा सी जिस पे जो इन, अब बोलो यहां हमने ये 4 ही क्यों, ये 2 नंबर वाला क्यों है, यहां पे देखो एफ डैश 1 की वैल्यू क्या थी 2, यहां पे कितनी वैल्यू थी 5, तो देयर एग्जिट एक ऐसा सी जरूर एग्जिट करेगा ओपन इंटरवल 1 3 के सच दैट जिसपे एफ डैश सी की वैल्यू, ये के कहां पे वैल्यू, ये जो के 4 आ रहा है कहां पर होगा, इन दोनों के बीच में एग्जिट करेगा 2 और 5 के, एफ डैश 1 और एफ डैश 3 पे वैल्यू के बीच में होगा, तो एक ऐसा के नंबर होगा जो एफ सी ओपन इंटरवल सी है उस पे वैल्यू के आएगी, के कोई रियल नंबर है, ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन। इसलिए ये ऑप्शन नंबर, ये 4 है ना, के इक्वल टू 4, ये बीच में इन दोनों के, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे, अब पढ़ेंगे रोले थ्योरम।
रोले थ्योरम क्या कहती है, हमने एक फंक्शन एफ ले लिया जो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर डिफाइंड है, इज ए फंक्शन एंड इफ एफ इज continuous on closed interval AB, f is differentiable on open interval AB. Third condition, fa is equal to fb, then देयर एग्जिट एक ऐसा सी ओपन इंटरवल ए बी के अंदर सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ग्राफिकली इसको इस बात को समझते हैं। ये हमारे फंक्शन है एफ एक्स, यहां पे वैल्यू ए की वैल्यू है, यहां पे वैल्यू बी की है, और इन दोनों की इमेज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, जो क्या है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। और हमारा फंक्शन इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कॉन्टिन्यूस और ओपन इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएबल है, साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक सी जरूर एग्जिट करेगा जिस पे वैल्यू एफ डैश सी पे वैल्यू फंक्शन का डेरिवेटिव और सी पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, जियोमेट्रिकल इस बात का क्या मतलब हुआ, ये हुआ कि यहाँ पे टेंजेंट लाइन है, उसकी स्लोप क्या होगी 0, मतलब टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 है और वो हॉरिजेंटल है एकदम। ठीक है ना, आगे अब इसके एग्जांपल करेंगे, पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि रोली थ्योरम क्या है, फिर इसके रिजल्ट लिखेंगे। समझ गए, चलें आगे। अब हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझना, इनसे हम रोले थ्योरम है पूरी समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन, विच फंक्शन सेटिस्फाई रोले थ्योरम ऑन, इस इंटरवल के अंदर हमें चेक करना है कौन कौन से फंक्शन हैं जो रोले थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला फंक्शन जो मॉड्यूलस फंक्शन है, ये फंक्शन इस इंटरवल -1 और 1 के अंदर कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का ग्राफ कैसा है, ऐसा है। इस पॉइंट पे ये कैसी है, इस एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये शार्प कॉर्नर है ना, शुरुआत की क्लास में पढ़ा था। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन एफ -1 पे वैल्यू इक्वल चेक करते हैं, 1 पे वैल्यू -1 पे वैल्यू -1 इज इक्वल टू 1 जो इक्वल नहीं है। अब जो एफ रोले थ्योरम की एफ ए इज इक्वल टू हो एफ बी, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस पे नहीं लगती रोले थ्योरम, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। ये x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है ना, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब tan x के देखते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। अब ये यहाँ पे पाई बाई 2 है, ये ऐसा ग्राफ बनता है, इस पे अनडिफाइंड है, ये भी नहीं है। अब वो देखो, इफ यदि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी और एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, अब जो क्लोज इंटरवल यहां मान लीजिए ए बी है, इसके अंदर कॉन्टिन्यूस भी है हमारा फंक्शन और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है कंडीशन, और डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, तो इसका मतलब तीनों कंडीशन रोली थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लिख सकते हैं बाय रोली थ्योरम, है ना। देयर एग्जिट एक ऐसा सी ओपन इंटरवल ए बी के अंदर सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ये। ठीक है ना, समझ गए रोली थ्योरम क्या होती है। बढ़ते हैं आगे।
लेट एफ आर से आर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब ये एफ एक्स मान लीजिए, हमने मान लिया कि पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल मान लिया, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ एफ एक्स। पोलिनोमियल हम देखो, आर से आर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हमने रियल पूरे रियल नंबर में डिफरेंशिएबल पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल के टू रूट से ले लिए, और दोनों रूट अल्फा एंड बीटा इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। फर्स्ट कंडीशन, हमारा फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल अल्फा और बीटा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल अल्फा और बीटा ओपन इंटरवल में। और थर्ड कंडीशन, एफ अल्फा इक्वल है एफ बीटा के। अब आप पूछोगे कि भी ये दोनों इस इंटरवल में क्यों कंडीशन है, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग कहां कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए बी में तो बिलोंग कर रहे हैं, इसकी तो एलिमेंट है, तो इसमें यदि कॉन्टिन्यूस है तो इसमें तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आगे यहां लिख रहा हूं, बाई रोले थ्योरम देयर एग्जिट एक ऐसा सी अल्फा बीटा में सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब इस बात से क्या, पहली बात तो ये कि आप ये सोचोगे कि मैंने एफ अल्फा और एफ बीटा दोनों इक्वल कैसे ले लिए। देखो, कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब फंक्शन हमारा एफ अल्फा पे भी 0 होगा, एफ बीटा पे भी 0 होगा, है ना। पोलिनोमियल है तो इसके दो रूट्स है, दो रूट्स है तो दोनों रूट्स पे फंक्शन सेटिस्फाई होगा, तो इसलिए हमने दोनों एफ अल्फा एफ बीटा इक्वल ले लिए। तो अब इस पे कॉन्टिन्यूस भी है इस इंटरवल में, यहाँ अल्फा बीटा में, और डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल अल्फा और बीटा में। तो बाय रोले थ्योरम से एक ऐसा एफ डैश सी इज इक्वल टू ऐसा पॉइंट होगा जिसपे फंक्शन 0 होगा। इस बात से हमें क्या सीखने को मिला, सीखने को यह मिला कि यदि एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब इस फंक्शन के कितने रूट आए, एक प्लस 1 आया, एक माइनस 1 आया। ठीक है, ये लाइन है, दो रूट्स आ गए। अब इसका डेरिवेटिव निकाले, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, क्या आया, 2x इज इक्वल टू 0। देयर एग्जिट एक ऐसा रूट जरूर एग्जिट करेगा जो इन दोनों के बीच में होगा। x इज इक्वल टू 0 है, मतलब कोई भी पोलिनोमियल हो तो उसके पोलिनोमियल है तो उसके दो रूट्स हैं, उन दो रूट्स के अंदर देयर एग्जिट एक ऐसा सी जरूर होगा। तो ये रूट है ना, ये इस पॉइंट के अंदर देयर एग्जिट एक ऐसा पॉइंट जिसपे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो ये जो इसका डेरिवेटिव है ना, इसका रूट इन दोनों के बीच में एग्जिट करेगा एटलीस्ट 1। ठीक है ना, यहां ये भी लिख सकते हो एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट जरूर एग्जिट करेगा इन दोनों बीच में, इन दोनों रूट्स के बीच में। ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट है, ध्यान से समझ लेना।
अब सेकंड रिजल्ट पढ़ते हैं। सेकंड रिजल्ट, इफ फंक्शन एफ आर से आर n टाइम्स डिफरेंशिएबल है, n टाइम्स डिफरेंशिएबल एंड f की पावर n लिखे है। ये क्या है? n टाइम्स डिफरेंशिएबल। ये पॉजिटिव भी हो सकता है या कहीं f n टाइम्स डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल लेस देन 0 भी हो सकता है। ठीक है, देन fx हैज एट मोस्ट n सॉल्यूशन। इस बात से हम क्या सीखने को मिला? ये सेकंड रिजल्ट है, इससे हमें ये सीखने को मिला यदि कोई फंक्शन n टाइम्स डिफरेंशिएबल है और ये कंडीशन पॉजिटिव या नेगेटिव है तो देन fx फंक्शन के पास एट मोस्ट कितने सॉल्यूशन होंगे? n सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे पहले देखो, मान लीजिए कि एफ एन एक्स n टाइम्स डेरिवेटिव डिफरेंशिएट फंक्शन है, हैज नो सॉल्यूशन मान लीजिए। ठीक है, लेट किया हमने, तो एफ एन माइनस मतलब n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन को, हैज एट मोस्ट वन सॉल्यूशन। n माइनस 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन, कितने सॉल्यूशन है? हैज एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन। यही यदि लास्ट एफ एक्स के पास कितने सॉल्यूशन होंगे? हैज एट मोस्ट n सॉल्यूशन। प्रूफ हो गई ना बात कि हमारे पास फंक्शन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे एंड इसके पास n सॉल्यूशन होंगे। अभी भी बात समझ में नहीं आई, एग्जांपल देखो, एफ एक्स इजक्वल टू हमने फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर और एफ एक्स इजक्वल टू हमने फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एफ एक्स इजक्वल टू ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इन तीनों फंक्शनों के 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है और यहां पे पॉजिटिव है ना, 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल करने पर। तो इस फंक्शन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे? एफ एक्स इजक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू माइनस 1, एक्स इजक्वल टू प्लस माइनस आइटा। इसका मतलब नो सॉल्यूशन है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं। इस फंक्शन के पास देखो x इजक्वल टू होगा 0, कितने? एटमोस्ट 1 सॉल्यूशन है। इसके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजक्वल टू 0, एक्स इजक्वल टू प्लस माइनस 1, कितने सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशन। तो एक चीज आपने क्या समझी यहां से कि फंक्शन के पास 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो मैक्सिमम उसके पास 2 रूट्स हो सकते हैं, है ना, 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, सॉरी, तो 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3 सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है ना, और 1 भी हो सकता है। यदि ऑप्शन में यदि हमें यह दे दे कि भी 2, यदि फंक्शन r से r डिफरेंशिएबल है 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल एंड f की पावर 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दे पॉजिटिव, देन एफ एक्स में हैव, पूछ ले में हैव कितने रूट्स कितने सॉल्यूशन होंगे? तो हम 3-4 ऑप्शन हो, चारों ऑप्शन में यदि मैक्सिमम 2 लिख दे, 1 लिख दे और नन लिख दे या 3 लिख दे, तो आप ये मान के चलना कि 3 तो इसके सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है ना, और 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इस रिजल्ट से हमें ये सीखने को मिला है। अब 3 नंबर रिजल्ट पढ़ते हैं। ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू 0 इंप्लाइज देयर एग्जिट एक ऐसा सी ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट एफ सी इजक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, एफ एक्स इजक्वल टू डी एक्स
जीरो है इंटीग्रेशन, तो देयर एग्जिस्ट इस ओपन इंटरवल, ये जो लिमिट है ए से बी, इस ओपन इंटरवल एक ऐसा सी जरूर होगा जिसमें एफ सी इक्वल टू होगा जीरो। ठीक है, हमने एक इसको प्रूव करते हैं, डिफाइन एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए से एक्स तक एफ टी डी टी, और इसके डिफरेंशिएट कर देते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये क्या बनेगा एफ एक्स, लेबनीज लेबनीज इंटीग्रल पढ़ा है ना आपने, कैसे किया, बाई लेबनीज इंटीग्रल फॉर डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अब देखो एफ एक्स की जगह मैंने क्या लिया, यहां एक्स की जगह ए ले लिया, तो एफ ए पे वैल्यू क्या होगी, यहां पे भी ए होगा, फिर तो वैल्यू क्या आएगी जीरो। यदि मैंने एफ बी ले लिया, बी एफ टी डी टी, ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि जीरो है, और फंक्शन हमारा ये फंक्शन जो एफ एक्स डी एक्स है इस क्लोज इंटरवल के अंदर तो डिफरेंशियबल है, और ओपन कॉन्टिन्यूस है, और ओपन इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएट है, और साथ में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन एफ ए इक्वल टू एफ बी, है ना। तो बाई रोले थ्योरम देयर एग्जिट एक ऐसा सी ओपन इंटरवल ए बी के अंदर जरूर एग्जिट करेगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज एफ डैश सी क्या था, इक्वल था एफ सी के, यहां एक्स है हमने इसकी जगह सी लिया है पॉइंट पे, एफ सी इक्वल टू जीरो। बात हमारी प्रूफ हो गई। इस रिजल्ट से गए ना, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है हमें, जरूरी नहीं है हमें कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। आपको ये रिजल्ट समझ में आने चाहिए कि भी यदि इंटीग्रेशन एफ एक्स इस फंक्शन का इस इंटरवल में यदि जीरो है, तो देयर एग्जिस्ट इस ओपन इंटरवल में एक सी पॉइंट जरूर होगा जिसपे फंक्शन जीरो होगा। ठीक है ना। अभी अभी हमने पढ़ा लेबनीज इंटीग्रल रूल लगाया था ना, वो क्या होता है देखो, रूल फॉर डिफरेंशियबिलिटी, ये क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स और बी एक्स, लिमिट ये है एफ एक्स टी डी टी इक्वल होती है एफ एक्स और टी की जगह बी एक्स की वैल्यू और डेरिवेटिव बी एक्स का माइनस का चिन्ह, अब एफ एक्स ए एक्स टी की जगह वैल्यू रख दी और डेरिवेटिव ए एक्स का प्लस ए एक्स से लिमिट बी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल एक्स एक्स टी डी टी। ठीक है, इसको बोलते हैं लेबनिज इंटीग्रल रूल फॉर डिफरेंशियबल। अब इसमें क्या होती है, थ्री कंडीशन होती हैं, मैं आपको दो कंडीशन करा देता हूं कि यदि ये दोनों ए एक्स इक्वल टू मान लीजिए ए कांस्टेंट है और बी एक्स इक्वल टू कोई एक बी कांस्टेंट है, ये दोनों है ना क्या है, कांस्टेंट है,
अब ये दोनों कांस्टेंट हुए, तो इन कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या होगा 0, यहाँ भी क्या होगा 0, ये दो पार्ट तो हो गए 0। तो क्या बनेगा डी अपॉन डी एक्स ए से बी लिमिट एफ एक्स टी डी टी, सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा ए से बी पार्शियल डेरिवेटिव एक्स टी डी टी। ठीक है, यही कंडीशन यदि ए, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एग्जाम के अंदर, ये समझ गए ना 1 नंबर। अब 2 नंबर और देखो, मिटा दूं। इफ यदि ये 2 नंबर है, इफ यदि ए एक्स तो कोई वेरिएबल है, ठीक है, और बी एक्स है ना वो कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए बी कोई कांस्टेंट है ये, ठीक है, फिर क्या होगा डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव, तो ए एक्स की जगह क्या, ये तो वेरिएबल था, यहां सिर्फ बी कांस्टेंट है कोई, एफ एक्स टी डी टी। यहां बी एक्स है ना वो क्या था कांस्टेंट था ना, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, ये पॉजिटिव है, पहले इसको लिख लेते हैं। ए एक्स क्या था वेरिएबल है, ए एक्स से बी डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स टी डी टी, ये यहां फंक्शन है एफ माइनस ये पार्ट एफ एक्स, ए की जगह क्या था ए एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स। तीसरी कंडीशन के अंदर ये ए एक्स तो कांस्टेंट हो और बी एक्स कोई वेरिएबल हो, ऐसे भी हो सकता है, तब क्या होगा ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे वो 0 होता है, तो एक हिस्सा 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं लेबनिज इंटीग्रल फॉर डिफरेंस। इससे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो नहीं आते लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये यूज नहीं होता, बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनमें यूज होगा, ये ध्यान से पढ़ लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जीरो से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टी, ठीक है, इसमें दोनों के दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, और हमने लेबनिज रूल के अंदर पढ़ा है डी अपॉन डी एक्स, ए भी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट एफ एक्स टी डी टी, तो इसके दोनों पार्ट तो 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या इंटीग्रेशन ए से बी पार्शियल डेरिवेटिव डेल एक्स एफ एक्स टी डी टी, इतना हिस्सा बचेगा। तो हमने क्या किया, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स, इंटीग्रेशन को, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा डी अपॉन डी एक्स 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब इस पे लग जाएगा लेबनिज इंटीग्रल रूल, तो इसकी जगह क्या होगा 0 से 1 पार्शियल डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल एक्स टी एफ, और हमारा फंक्शन क्या था यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टी, ठीक है, ये 0 से 1 इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया तो 2x डी टी, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं t के सापेक्ष, तो 0 से 1 लिमिट क्या आई वैल्यू 2x, तो इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 2x, और एफ एक्स फंक्शन क्या रियल में फंक्शन क्या है, यदि आप फाइंड करना चाहो तो आगे कर भी सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना, ये हमारा फंक्शन ये है।
सी कोई कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। एफ एक्स वापिस आ गया ना, समझ गए लेबनीज इंटीग्रल रूल क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया क्लोज इंटरवल ए बी से आर में, ठीक है, फंक्शन है, और ये फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। सेकेंड कंडीशन ये कहता है कि फंक्शन हमारा एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, और देन देयर एग्जिट एक ऐसा सी जरूर ओपन इंटरवल में एग्जिट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसके ऊपर दो पॉइंट है और एक पॉइंट यहां है, इसका नाम है सी, और एक इस पे टेंजेंट लाइन लेते हैं, इसका नाम है टेंजेंट लाइन, और एक ये लाइन है, इसका नाम है सेकेंड लाइन, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों की टेंजेंट और सेकेंट की स्लोप देखो कितनी इक्वल है, तो क्या है ये टेंजेंट की स्लोप है, ये सेकेंट की स्लोप है, दोनों लाइनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब हमें क्या सीखने को मिला कि यदि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, तो देयर एग्जिट ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक ऐसा जरूर पॉइंट होगा जिस पे सेकेंड की लाइन की स्लोप और टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। प्रूफ, अब इसका प्रूफ समझते हैं। हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया फाई क्लोज इंटरवल ए बी से आर में, ठीक है। फाई एक्स फंक्शन कैसा है, ऐसा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस ए एक्स, ऐसा फंक्शन है हमारे पास। ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कॉन्टिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएट है, तो फाइव डैश एक्स क्या होगा हमारा, एफ डैश एक्स प्लस ए, ठीक है। अब इसके अंदर फाइव डैश ए की वैल्यू रखते हैं, क्या आएगी, एफ डैश, इस एफ एक्स फंक्शन में रखते हैं फाइव ए की वैल्यू, तो एफ ए प्लस ए और फाइव बी की वैल्यू एफ बी प्लस ए बी। ये दोनों यदि इक्वल हैं फाइव ए और फाइव बी, तो इनसे वैल्यू आ जाएगी हमारी ए की, इन दोनों से वैल्यू आ जाएगी इक्वल हैं, और साथ में कॉन्टिन्यूस, तो बाय रोले थ्योरम यहां लिख लेना, बाय रोले थ्योरम, ठीक है। तो उससे बाय रोले थ्योरम से क्या कह सकते हैं हम, देयर एग्जिट एक सी जरूर एग्जिट करेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर सच दैट जिस पे फाइव डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, है ना। तो ए की वैल्यू निकाली हमने, इक्वल है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आई, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन माइनस बी माइनस ए, यही वैल्यू यहां पुट करते हैं, यहां फाइव डैश था ना, हाँ फाइव डैश की जगह रखते हैं, तो फाइव एक्स इज इक्वल टू क्या आया, यदि ये जीरो है
तो इसके इक्वल में क्या है ये वैल्यू, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। इस ए की वैल्यू रखेंगे तब क्या आएगा, यहां पे लिख देता हूं, एफ डैश सी पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये लाग्रांज थ्योरम का प्रूफ है। अब हम लाग्रांज थ्योरम का इक्वेशन करके चेक करते हैं कि उसे क्लियर हो जाए बात। एग्जांपल देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें फंक्शन दे दे एक्स की पावर 3 और किस इंटरवल में 1 और 3 के अंदर, ठीक है। ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर बाय लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे, तो देयर एग्जिट एक ऐसा सी जरूर एग्जिट करेगा ओपन इंटरवल किसमें, 1 और 3 के अंदर, कि सच दैट एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू क्या होगी, बी 3 है, 3 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां स्क्वायर कर लो, ठीक है, ज्यादा हार्ड हो जाएगा नहीं। 3 पे वैल्यू 9, 1 1 रखेंगे, 1 3 माइनस 1 वैल्यू क्या आई, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो एफ डैश सी क्या आ गई वैल्यू, 4 इंप्लाइज। यहां देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 2x और सी पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2c इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 2। इस ओपन इंटरवल 1 3 के अंदर एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, ये 2 है, जिस पे टेंजेंट की स्लोप और सेकेंड लाइन की स्लोप दोनों की स्लोप इक्वल होगी, ठीक है ना। ये हमने फाइंड कर लिया, इसको बोलते हैं लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसके रिजल्ट पढ़ते हैं कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। कुछ देखो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म और होता है एक, स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या करते हैं कि ये b माइनस ए है, इसको मान लेते हैं h, इंप्लाइज b इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एच, है ना। और c यहां ये भी तो है, डायरेक्ट एग्जिट एक c किस इंटरवल में, ए बी के अंदर, और यहां b क्या है, a प्लस एच है, सच दैट, और c ये कैसा है, ये c इस इंटरवल के अंदर है, तो c यहां लिख लेना a प्लस थीटा एच, और 0 से बड़ी है, थीटा वैल्यू 1 से छोटी है, ये कोष्टक बना के साथ में लिख लेना, ठीक है ना। एफ डैश सी इज इक्वल टू ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, इंप्लाइज एफ डैश ए प्लस थीटा एच एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की, समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ यूज होंगे आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब। मिटा दे, चले आगे। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के रिजल्ट्स कर रहे हैं। एक नंबर, इफ यदि फंक्शन हमारा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इज पहले कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, देन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन एफ एक्स इज कांस्टेंट। हमारा फंक्शन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। इस बात को प्रूव करनी है हमें। पहली बात हमने क्या किया, लेट दो x1 और x2 दो नंबर ले लिए। कहां से लिए? क्लोज इंटरवल ए बी से। एंड ये दोनों नंबर x1 और x2 इक्वल नहीं है, तो बाई लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से देयर एग्जिट एक ऐसा t नंबर, मान लीजिए ओपन इंटरवल x1 और x2, मान लिया ये दो नंबरों का इसके अंदर है, तो इनका भी एक ओपन इंटरवल होगा, सच दैट एफ डैश टी इज इक्वल टू होगा, और यहां पे ए बी की वैल्यू की भूमिका कौन निभा रहा है? यहां बी कौन है? x2 है। एफ x2 माइनस एफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और एफ डैश टी क्या है? यहां पे 0 है। यहां आगे लिख लेना, सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या वैल्यू आई? एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज एफ एक्स टू इज इक्वल टू एफ एक्स वन। दोनों इक्वल है, इंप्लाइज एफ इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। यदि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर एंड डिफरेंशिएबल है एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा फंक्शन, तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन है। यदि इसी जगह इन्होंने ऐसे लिख दिया होता, या ये या एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो हमारा एफ डैश पॉजिटिव, एफ डैश लेस देन 0 से, देन एफ एक्स कैसा होता हमारा फंक्शन? कांस्टेंट की जगह क्या कहते हैं? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यू होती, तो यहां हम क्या करते? यहां ये करते कि एफ डैश एक्स की वैल्यू मान लीजिए कि पॉजिटिव है, तो यहां भी वैल्यू क्या होती? पॉजिटिव होती, इंप्लाइज एफ एक्स टू की वैल्यू बड़ी होती है एफ एक्स वन से, इंप्लाइज ये किसकी क्या है? ये फॉर ऑल x1 और x2 कहां बिलोंग करते हैं? क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। इस बात से हमें क्या समझे? ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन है, इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो ये रिजल्ट्स है ना, ये एग्जाम में क्या करते हैं कि हमें इतनी बात लिख के दे देते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, और साथ में ये कंडीशन दे देते हैं, फिर पूछते हैं जो ऑप्शन में क्या हमारा फंक्शन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट है, कॉन्टिन्यूस है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फंक्शन कैसा होगा। यदि एफ डैश एक्स 0 होता है इज इक्वल टू 0, यानी स्लोप 0 होती, तो हम कह देते फंक्शन की यदि स्लोप भी 0 है तो फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट है। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं फंक्शन हमारा कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। बढ़िया, आगे 3 नंबर रिजल्ट देखो, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ डैश एक्स इज बाउंडेड ऑन ए बी, देन क्या है? कॉन्टिन्यूस भी है क्लोज इंटरवल में, और एफ डैश फंक्शन है ना डेरिवेटिव फंक्शन का, वो बाउंडेड ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली
लिख कॉन्टिन्यूअस। तो हमें यदि फंक्शन चेक करना हो, फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, तो ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना, कि पहले चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में। दूसरी चीज हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा फंक्शन बाउंडेड है ओपन इंटरवल में। तो तीसरी, फंक्शन यदि बाउंडेड है ओपन इंटरवल, हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। इसलिए ये रिजल्ट इतने इंपॉर्टेंट है। इनके प्रूफ और देखो। लेट, हमने क्या किया, दो नंबर ले लेते हैं, कहां से, क्लोज इंटरवल ए बी से, और ये दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों इक्वली नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। बाय लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से देयर एग्जिट एक ऐसा, सी जरूर एग्जिट करेगा ओपन इंटरवल एक्स वाई के अंदर, सच दैट एफ डैश सी पे वैल्यू कैसी होगी, एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई माइनस एक्स। यही लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होती है। और हमें क्या कहा है यहां, सिंस एफ डैश एक्स इज बाउंडेड, इस बात का दैट इज, इस बात का क्या मतलब निकला, एफ डैश एक्स किसी न किसी रियल नंबर से लेस देन होगा, यही तो मतलब निकला, इंप्लाइज। तो ये फंक्शन है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ वाई माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश सी वाई माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मॉडुलस लेंगे तब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ वाई माइनस एफ एक्स मॉडुलस मॉडुलस एफ डैश सी मॉडुलस वाई माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यदि बाउंडेड है तो कैसे, एफ वाई एफ एक्स लेस देन एम मॉडुलस वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या है, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं, ये लिफ्ट चीज फंक्शन की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा, यही तो लिफ्ट चीज कंडीशन है, सेटिस्फाई कर। हमने ये पढ़ा है लिफ्ट चीज फंक्शन क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होते हैं। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होते हैं लिफ्ट चीज फंक्शन, हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। हम डायरेक्ट आप कह सकते हैं ना कि हमारा फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। या हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, चूज, एक ये भी ऑप्शन है, चूज एक ऐसा डेल्टा चूज करते हैं जो एप्सिलॉन अपॉन एम है, ठीक है। तो व्हेनेवर जब y माइनस एक्स लेस देन हो डेल्टा, और डेल्टा क्या है यहाँ, एप्सिलॉन अपॉन एम, तब एफ वाई माइनस एफ एक्स लेस देन होगा एप्सिलॉन से, और यहां पे लेस देन एम, और y माइनस एक्स लेस देन है डेल्टा, तो डेल्टा क्या, एप्सिलॉन अपॉन एम इंप्लाइज एफ वाई माइनस एफ एक्स लेस देन है एप्सिलॉन से। ये किसकी कंडीशन है, ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की तो कंडीशन है, तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं। और ये भी ऑप्शन है हमारे पास कहने के लिए कि हमारा फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर एंड एफ डैश एक्स बाउंडेड हो ओपन इंटरवल, तो हमारा फंक्शन कैसा है, यूनिफॉर्मली
कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, एक रिजल्ट और है, वो और करवाना है आपको। चलो करें। फॉर नंबर, इफ f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, f'(x) पूरे इंटरवल में पॉजिटिव है। ठीक है, इंक्रीजिंग, देन इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल, यहां ए बी, देन f'(a) की वैल्यू से बड़ी होती है f'(c) से बड़ी होती है f'(b). ठीक है, ये c कहां बिलोंग कर रहा है, जो f'(c) है ये c कहां बिलोंग कर रहा है, c बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, अब इसको बाय लाग्रांज थ्योरम से हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि f'(a) की वैल्यू से बड़ी है f'(b) की, f'(b) माइनस f'(a) अपॉन b माइनस a लेस देन f'(b) की वैल्यू। इंप्लाइज, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि b माइनस a f'(a) f'(b) माइनस f'(a) f'(b). देखो चीज तो वही कंप्लीट हो गई, ये बात हम समझ गए ना कि भी f'(a) से बड़ी होती है f'(c). मैं तो ये समझा रहा हूं कि भी हमें एक ऑप्शन ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकता है अगला, ये f'(a) इधर ले आए तो क्या बनेगा, f'(a) प्लस b माइनस a f'(b) से बड़ी होती है वैल्यू f'(b) की, से बड़ी होती है f', इधर भी तो मल्टीप्लाई करना था b माइनस a से, f'(b) b माइनस a प्लस f'(a). यदि ऑप्शन के अंदर ऐसा दे दे कि भी हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ओपन इंटरवल ए बी, देन f'(a) से बड़ी होती है f'(c), तो बाद में लास्ट में ऑप्शन में ये दे दे तो ये भी बात सत्य है। ठीक है ना, इस बात को भी कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी बात सत्य है कि f'(a) प्लस b माइनस a f'(b) से बड़ी होती है वैल्यू f'(b) की, f'(b) से बड़ी होती है f'(b) b माइनस a f'(a) से। ठीक है, ये बात कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी रिजल्ट ऐसे दिया हुआ है तो ये भी सही बात है। ठीक है, देखो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है या क्लास में कुछ कमियां रह रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि ये क्लास के अंदर कमियां रह रही हैं, मैं उसको सुधार करूंगा और ज्यादा एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा। आप भी साथ साथ पढ़ते रहना, ठीक है ना, और साथ में सब्सक्राइब भी करना चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।